हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और आशा रखते हैं कि आप लोग अपनी अपनी तैयारी में मन से लगे होंगे। तो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल रूप से क्लास 9th हिंदी का अध्याय नंबर 11, सूखी नदी का पुल। देखिए, नाम क्या है? सूखी। सूखी नहीं, सूखी एक अलग शब्द होता है। यहाँ सूखी सौद्रुघुकार है। सूखी का मतलब होता है कि किसी चीज का स्कार्सिटी हो जाना, कम हो जाना। जैसे नदियां में पानी रहती है ना जी, तो पनिया ना है तो वो हुआ सूखी। ठीक है, तो सूखी नदी का पुल। अच्छा, इस सूखी नदी का पुल ही आखिर क्यों नाम रखा गया होगा, इसके पीछे का क्या रीजन? तो यहाँ पर हमारे जो लेखक हैं वे कहते हैं कि गांव में जो पहले प्रेम भाव था, गांव में पहले जो अपनापन था, अब वो धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। इसलिए उन्होंने नाम रखा सूखी नदी का पुल। गांव का प्रेम खत्म होना यानी सूखी नदी का पुल। गांव में प्रेम सूख रहा है यानी नदी में पानी सूख रहा है। ठीक है, कहानी बड़ी ही रोचक है, बड़ी इंटरेस्टेड है। पढ़ेंगे, जब सुनना शुरू करेंगे ना, आपको मन नहीं करेगा कहानी छोड़कर हम कहीं जाए। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से परीक्षा में तो क्वेश्चन आते ही हैं, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, सब्जेक्टिव भी आएंगे। तो पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे, फिर कहानी को अच्छी तरह से मौखिक समझेंगे, साथ ही साथ यहाँ से आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको भी देखेंगे। तो मेरे भाई, करना क्या आपको, एकदम ध्यान से सुनना है। चलिए, रेडी हैं सब लोग? देखिए, कह रहा है शीर्षक सूखी नदी का पुल। शीर्षक का क्या नाम मेरे भाई? सूखी नदी का पुल। चलिए, शीर्षक का क्या नाम है? लेखक उनके कौन है? रामधारी सिंह दिवाकर। देखिए, एक है दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें राष्ट्र कवि कहते हैं, लेकिन इनका नाम है दिवाकर। तो रामधारी सिंह दिवाकर। ठीक है, रामधारी सिंह, उनमें है दिनकर, ये है दिवाकर। समझे बात को? मिलता जुलता नाम। ऐसे तो हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़े थे कि हमारे रिश्ते से नाना जी या मामा जी लगेंगे, क्योंकि हमारे पड़ोसी जिले बेगूसराय के ही रहने वाले थे और हम लोगों का वहां से बहुत सारा रिश्ता रहता है, नहीं रहता है, तो इसीलिए वो क्या बन गए, नाना जी मामा जी बन गए, नहीं बन गए। चलिए, बहुत अच्छा। जन्म 1 जनवरी 1945, यानी रामधारी सिंह दिवाकर जी का जन्म, एकदम नया नया साल का आगमन, और साले में जो है उनका भी आगमन, यानी 1 जनवरी 1945। हमारे यहाँ भी एक लड़की पढ़ती थी, नया साल में उनका जन्म हुआ था। मैंने 1 जनवरी को ही हुआ था, और वो एकदम सुबह 6 बजे जन्म हुआ था उसका। देखिए कितना बड़ा लक था वो, है ना। साल जब वो पूछते थे ना, तब वो हमको वो गिफ्ट देती थी, हम उसको देते थे। मतलब वो नया साल ना उसका बड़ा जश्न से मनाया जाता था, समझिए एक तरह से। एक तो बर्थडे हुआ और उसके बाद जो है वो उस दिन जन्म हुआ, तो समझिए, सॉरी, एक नया साल ऊपर से कोई जन्म दे तो दुगुना ना उसका खुशी हुआ, तो इसलिए बहुत खुशी से मनाती थी। हाँ, हमको जरूर गिफ्ट देते थे, 10वां तक हमारे यहाँ पढ़ी थी। चलिए, तो जन्म स्थान बिहार गांव नरपतगंज, जिला अररिया में निम्न मध्य वर्गीय किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। देखिए, बड़ा ही निम्न मध्यम वर्गीय मतलब क्या, एक छोटा सा परिवार, गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? तो बिहार गांव के नरपतगंज, जिला अररिया। ठीक है, चलिए, अब इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आरंभिक जीवन गांव में भी था। स्वाभाविक सी बात है कि पहले इतनी प्राइवेट स्कूलें नहीं होती थी और बच्चों को बचपन से ही बाहर नहीं भेज दिया जाता था। अभी देखेंगे बच्चा 5 साल का 6 साल का हुआ, पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, तो भेज देंगे जम्मू कश्मीर, भेज देंगे किसी को झारखंड भेज देते हैं, कहाँ कहाँ भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं, वहीं प्राइवेट स्कूल में लिखा देते हैं, हॉस्टल में रह। पहले इतनी हॉस्टल यार नहीं हुआ करती थी, लोग गाँव में ही जो स्कूल था छोटा मोटा सरकारी, उसी में पढ़ते थे। जब बड़ा होते थे तब कहीं जाते थे। क्या
तो उसी तरह से इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ शुरू हुई? गांव में। आरंभिक शिक्षा गांव के स्कूल और महाविद्यालय की शिक्षा फारबिसगंज मुजफ्फरपुर में ही हुई। मैंने देखिए, बाद में जब उच्च शिक्षा में गए तो फारबिसगंज मुजफ्फरपुर में, इसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए हिंदी में किए। आपसे पूछेगा कि रामधारी सिंह दिवाकर जी किस भाषा में एमए किए हैं भाई? तो कहां से किए हैं? ठीक है, जैनेन्द्र की भाषा शोध प्रबंध पर भागलपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि की। तो देखिए, भागलपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या उपाधि किया? पीएचडी लिए, दो किए, एमए भी वहीं और पीएचडी भी। चलिए, अब मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं, तब पढ़ने के बाद कोनो काम धाम होगा कि नहीं होगा? कमाई धमाई की बात होगी कि नहीं होगी? तब पढ़ाई लिखाई के बाद ये भी वृत्ति करते। देखिए, 1967 से महाविद्यालय में अध्यापन कार्य मैंने पढ़ाने लगे। मिथिला विश्वविद्यालय यानी अपना जो हम लोग जो समस्तीपुर में है, दरभंगा में मिथिला यूनिवर्सिटी है, तो हम लोग उसी के अंग हैं। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय, इनमें जितने कॉलेज हैं सब मिथिला यूनिवर्सिटी, मिथिला विश्वविद्यालय के ही अंग है। ठीक है, तो उन्हीं में ये बना पढ़ाने लगे। दरभंगा के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष रहे। हिंदी के ये क्या रहे? प्रोफेसर रहे। प्रतिनियुक्ति पर 1997 से बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना के निदेशक पद पर ये कार्यरत रहे। फिर बाद में चले गए पटना के निदेशक। पहली कहानी इनकी एक प्रकाशित हुई जिसका नाम था नई कहानियां। याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिवाकर की पहली कहानियां का क्या नाम? के जून 1971 के अंक में प्रकाशित हुआ था, माने 1971 में प्रकाशन। जन्म कब हुआ? 1945, 1 जनवरी 1945। अब पहला प्रकाशन कब हुआ? अब जोड़िए कितना वर्ष हुआ? सो 45 और 5 50 और 70 20 26 वर्ष। 26 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी, कहानी, जिसका नाम था नई कहानियां। तब से अनवरत लेखन चलता रहा। उसके बाद वो लिखने की काम शुरू कर दिए। हिंदी के तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में शताधिक कहानियां, उपन्यास आदि प्रकाशित हो गई। अब चलिए इनकी कुछ कृतियां हैं। इन्होंने कई उपन्यास भी लिखे। उपन्यास में रखेंगे क्या घर क्या प्रदेश। देखिए क्या है? क्या घर क्या प्रदेश। आपसे पूछेगा परीक्षा में, क्या घर क्या प्रदेश हिंदी की कौन सी विधा है? उपन्यास। किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिवाकर। काली सुबह का सूरज, पंचमी तत्पुरुष, आग पानी आकाश, टूटते दायरे, अकाल संध्या, ये उनका क्या है? उपन्यास है। अब चलेंगे उनकी कहानी संग्रह। कहानी संग्रह समझते हैं? एक किताब है, उसमें 10 गो 12 गो 15 गो कहानी लिखा हुआ है। एक कहानी नहीं, कई कहानियां, 10 गो 20 गो 25 गो कहानी एक किताब में लिख दिया गया। तो ये क्या है? कहानी संग्रह। ऐसी कहानी संग्रह में उनके नए गांव में, उनका किताब का नाम है अलग अलग अपरिचय, बीच से टूटा हुआ, नया घर चढ़े, सरहद के पार, धरातल, है ना, काक पद धरातल, आतंक स्वयं, साक्षी आराम संज्ञा, नवजात, नायक प्रतिनायक, संबंधवाचक, खोई हुई जमीन, नीरपाछी, मखान पोखर, माटी पानी इत्यादि इनके क्या है? सब कहानी संग्रह है। चलिए, इनकी कुछ संपादित कहानियां भी हैं जिनमें याद रखेंगे कथा भारती और गल्प भारती। तो इतना समझ गए उनकी रचना। सूखी नदी का पुल गांव के सामाजिक ताने बाने में आए बदलाव की कहानी है। गांव के उच्च वर्ग के बीच लगातार बढ़ती फांक को कहानी में दिखाती है। साथ ही उस फांक को पाटने वाली मानवीय सृष्टि को प्रतिदृष्ट किया गया है। मतलब देखिए, ये कहानी जो आज हम पढ़ने वाले हैं, सूखी नदी का पुल, कहानी में क्या है कि हमारे समाज पहले में बहुत मेल भाव हुआ करती, लेकिन आज समाज में ना फांक हो गया है। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, और दोनों के बीच में लड़ाई दंगे हो रहे हैं। और इसी दंगा के बीच को कैसे खत्म किया गया है, ये कहानी में बताया गया है। ठीक है, तो इतना तक कहा। लेखक परिचय में किसी को दिक्कत? थोड़ा सुन रहे हैं क्या?
खड़े हो जाएंगे राजन जी। अभी एक कहानी हम लोग पढ़ रहे थे, इस कहानी का क्या नाम है, शीर्षक सूखी नदी का पुल। क्या नाम है? इसके लेखक कौन है? अभी जस्ट न पढ़ रहे थे, कहां थे? रामधारी सिंह दिवाकर। ठीक है, याद रखिए, आप कर जाएंगे। उनका जन्म कब हुआ था? ठीक, बहुत अच्छा, 1 जनवरी 1900। आप खड़े हो जाएंगे, नहीं पीछे। उनका जन्म कहां हुआ था? अररिया जिला। कहां हुआ था? जगह का नाम था नरपतगंज। नरपतगंज, अररिया जिला। खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहां से पढ़ाई पूरी की है? पहले तो गांव में, फिर बाद में गए फारबिसगंज और मुजफ्फरपुर, 2 जगह से उन्होंने। खड़े जाएंगे। उन्होंने किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे? भागलपुर से। ठीक है, अब खड़े जाएंगे। पीएचडी की डिग्री कहां से पाए थे? ठीक, बहुत अच्छा बात है, चलिए बहुत अच्छी। आप करेंगे। उनकी कुछ उपन्यास हैं जिनमें हमने बताया था आपको टूटते दायरे, किनका उपन्यास है? सिंह दिवाकर। चलिए याद रखिएगा इसे। हो गया रेडी? अब चलते हैं हम लोग कहानी की तरफ, थोड़ा सा सुनिएगा कहानी क्या है। ऐसे मौखिक आपको समझाएंगे, चित्र से समझिएगा। देखिए, ये एक महिला है, यानी लड़की। महिला है, शादीशुदा है। चलिए ठीक है, सुनिए। इनका नाम है बुच्ची दाई। बुच्ची दाई। मूल नाम है लीलावती। कोई भी बच्चे बातें नहीं करेंगे। इनका नाम है बुच्ची दाई, लेकिन मूल नाम जो है वो लीलावती। गांव में लोग बचपन में ना कुछ कुछ नाम रख देता है, तो इसीलिए उसका नाम रख दिया गया था बुच्ची दाई। ठीक है। और इनके भाई हैं एक गांव में। गांव में एक भाई है, भाई का नाम नहीं है। ठीक है, भाई का नाम, लेकिन इनके 2 बेटे हैं, छोटे छोटे। छोटे छोटे नहीं, वो भी युवा है। एक का नाम है नरेश, दूसरे का नाम है सुरेश। ठीक है, इसका भतीजा नहीं हुआ, लीलावती का भतीजा ना हुआ जी। इसका भाई ना है, अब भाई का 2 गो धिया पुता हुआ तो भतीजा ना हुआ जी। इसके अलावे एक दूसरे पक्ष के लोग हैं, जिनमें एक है सहेलिया माई। सहे सहेलिया माई, उसके पति हैं सोनेलाल। उसका एक बेटा है कलेसरा, कलेसर। ठीक है, लगभग इन्हीं लोगों के बीच में ये कहानियां हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं बबुआइन टोली। बबुआइन टोली। ई कहलाता है खवास टोली। खवास टोली। कहानी शुरू क्या होती है सुनिएगा थोड़ा सा। देखिए, जब लीलावती का जन्म हुआ था, छोटी थी, तो इसकी मां को ना अपना दूध नहीं हुआ। ठीक है, दूध नहीं हुआ। इसके पिताजी, इसकी माँ जो है ना, वह इधर उधर झाड़ फूक दिखाई, संत महात्मा जो भी, लेकिन फिर भी दूध नहीं हुआ। बकरी का दूध इनको दिया गया, गाय भैंस को दूध दिया गया। किसको? लीलावती को। 130 रुपए किलो दिया गया, लेकिन इनको दूध पचता ही नहीं था। बोलो, 120 देने। दूध दिया गया लेकिन ये पचता ही नहीं था। किनको? लीलावती जी को। मरने तुल्य हो गई थी। तब ये जो है, इन्हीं के यहाँ काम करने वाले, लीलावती के
पिताजी के यहाँ काम करने वाले एक महिला है जिसका नाम था सहेलिया माई। तो सहेलिया माई अभी भी नई नई लड़कोर बनी थी। लड़कोर का मतलब कि उनको भी एगो बेटा हुआ था जेकर नाम था कलेसर। ठीक है। अब वो देखिए मालिक के प्रति कितनी सहानुभूति रखती है। वो एक स्तन से कलेसर को दूध पिलाती है और एक स्तन से बुच्ची दाई को पिलाती है कि अगर दूध नहीं पिलाएगी तो वो मर जाती बुच्ची दाई। मालिक को एक बेटी हुआ भी है कि नहीं। तो वो सहेलिया माई यानी वो नौकरानी न्यूनतम जाति की जो महिला है जो सहेलिया माई के पिताजी के यहाँ क्या करती है, काम करती है, तो वो अपना दूध पिला करके उसको जिंदा रखी। ठीक है, जिंदगी चल रही थी किसी तरह से। लेकिन अब बुच्ची दाई बड़ी हो गई है तो शादी होगी। तो इनकी शादी होती है। ठीक है, और शादी होती है तो शादी के समय इनके पिताजी बुच्ची दाई को 5 एकड़ जमीन दान में दे दिया जाता है। लेकिन वो दान किसको मिलता है, सहेलिया माई को मिलता है कि तुम जो है बुच्ची दाई को अपना दूध पिला करके जिंदा की, हमरा तो कोनो धिया पुता है ये नहीं है। बुच्ची दाई की पिताजी सोचते हैं तो कुछ तुमको दान में दे देते हैं। 5 एकड़ शादी के टाइम में 5 एकड़ जमीन सहेलिया माई को दान में दे दिया जाता है। ठीक है, सहेलिया माई को दान में, लिखा पढ़ी नहीं हुआ, रजिस्ट्री नहीं हुआ, दान में दे दिया गया। ठीक है, अब बुच्ची दाई चली गई ससुराल। गई है कहाँ, तब मुंबई में रहती है। बहुत बहुत दिन पर आती है। पिछले बार जब उनकी मां मरी थी तब आई थी। आज 13 साल बाद गांव आ रही है। 13 साल बाद गांव आई है। क्योंकि पहले के जमाने में जब गांव में लोग जाते थे ना यात्रा में तो बैलगाड़ी जाती थी और ओहार वाली उसमें लग रहता था, जैसे बैलगाड़ी ना होता, तब बैलगाड़ी में 2 बांस ऐसे करके गाड़ दिया जाता था या फट्टी को मोड़ के और ऊपर से साड़ी उड़ी को धोती उसके लपेट दिया जाता था। तो उनके बीच में कन्या बैठल रहती थी, है ना। और लोग नैहर ससुराल करते थे। हम लोग खच्चर कन्या जा रहे तो टाल गेट पर बैठ जाते थे, नाक उठा के देख लेते थे बच्चा में। अभी नहीं, बच्चा में तो बार बैलगाड़ी वाला मारता था, हम लोग भाग जाते थे। दिया पता में चलता था। आप लोग तो देखो नहीं किए होंगे वो सब कहानी, हम लोग बच्चा में देखते थे। हम लोग के जमाने आया तब तक खत्म हो गया वो सब। नहीं तो लीलावती अभी आई है ना, जब स्टेशन पहुंची तो वो समझ रही थी क्या कि वही उहार वाली थप्पड़ बैलगाड़ी आई होगी। लेकिन उन्हें ले जाने के लिए अब उहार वाली थप्पड़ वाली बैलगाड़ी नहीं आई है। बाहर स्टेशन से बाहर निकलती है, कुचक कुचक कर देखती है कि कहाँ भाई बैलगाड़ी है। तो देखती है कि एगो जीप खड़ा है सामने। जीप के पास हमारा भैया खड़े हैं। इसको थोड़ा धक्स आ जाता है, जीप असर रहे असर रहे। अब बुच्ची दाई वहां पहुंचती है तो देखती है कि उनका एक भतीजा है जो नरेश वहां पर खड़ा है। नरेश झट से जो है सीट पर बैठने लगता है, ड्राइवर वाला सीट पर। लेकिन जेब में से कुछ काला चीज निकालता है इसे, जल्दी से तोलिया में मोड़ के रख लेता है। और उधर उनका भाई जो खड़ा है उनका भी जेबी उछकर फूलल है। तब बुच्ची दाई देखती है कि भैया जेबी में कौन चीज रख ले हैं। पूछती है कि क्या है भैया, तो तू नहीं जानेगी, पिस्तौल है पिस्तौल। आजकल रखना पड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए। जिस दिन से चलिए देखिए, एक बच्चे कह रहे हैं कि सर ये अकेले भाई बहन थी तो ये भतीजवा भतीजवा कहां से आ गया। अरे चचा का बेटा था, चचा का बेटा होता ना तो भाई ना हुआ, अब भाई का बेटा हुआ तो भतीजा ना हुआ, चचेरा। चलिए अब कहते हैं कि जिस दिन से
सरकार ने आरक्षण लगा दिया है। उनका भाई कह रहा है तो उन दिन से ये जो खवास टोली वाले हैं वो अपने आरक्षण को लेकर के उनका मनोबल बढ़ गया है और दोनों बीच में संघर्ष होती रहती है। यानी बबुआइन टोली और खवास टोली के बीच में क्या हो रहता है? संघर्ष। और इसीलिए अपनी अपनी सुरक्षा के लिए हमको करना पड़ता है। ये उनका भाई कहते हैं। तो उन पूछती है कि ये जो है बंदूक जो रखे हुए हो ये लाइसेंसी है कि नहीं है? तो वो कहते हैं कि ना, कंट्री मेड है, माने कि अपन देश के बनल देसी चोरौका। और वो भी पिस्तौल निकालते हैं अच्छा से सीट पर बैठे खातिर। अब बुच्ची दाई बैठ जाती है। अब गाड़ियां जो है गांव की तरफ रन करती है, दोनों तरफ खेत खलियान घर द्वार, वही जाना पहचाना। क्योंकि बचपन में आप जब गांव में रहते हैं तो सब कुछ घूमते टहलते हैं। शादी हो जाएगी आप लोगों की, चले जाएंगे आप लोग अलग अलग, नहीं, जब लौटेंगे तो सब कुछ दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी इस माहे होके जाएंगे तो सर जी का घर तो आपको याद भी करेगा कि ये सर जी का घर है ना जी, यही आते थे हम लोग पढ़ने के लिए। बोलिए चाहे नहीं बोलिए, मनमा में तैबे करेगा ना जी। तो वो बुच्ची दाई यानी जो लीलावती है जब आ रही है जीप से तो सब कुछ देखते आती है। रास्ते में एक नदी है जो अब पानी सूख चुकी है और अब पुल जो है उस सीमेंट का बन चुका है। ठीक है, पहले कहती लीलावती कहती है कि जब पिछली बार जब आई थी हम तो यहाँ पर नदी में पानी थी, अब पुल था काठ का पुल, कठपुल्ला। काठ का पुल, पहले काठे का पुल हुआ करता था, बाद में सीमेंट का बना। अब देखिए इसका क्या मतलब? इसका मतलब नदी में पानी थी यानी गांव में प्रेम था। काठ का पुल था यानी अगर उतना मजबूत नहीं था, अगर झगड़ा हो भी जाता था तो फिर से जुड़ाव हो जाता था। लेकिन अब नदी सूख चुकी है, ये गांव का प्रेम अब पुल हो गया सीमेंट का, यानी कि अब वो जो झगड़ा हो गया है वो कभी पटने वाला, यानी प्रेम भाव फिर वापस आने वाला नहीं है। इसीलिए झगड़ा हम लोगों को नहीं करना चाहिए किसी से। क्या एक बार झगड़ा कर लेंगे तो प्रेम नहीं आ सकता वापस। यानी वह सूखी नदी का पुल वो कह रहे हैं कि पहले पानी काठ का पुल, प्रेम भाव, लेकिन झगड़ा हो भी जाए तो मेल। लेकिन अब क्या है सूखी नदी है और इस नदी में सीमेंट का पुल है, यानी अब वो प्रेम कभी आने वाला। उसके बाद सीधे पहुंचती है घर। घर आती है तो उन्हें गांव की बहुत याद आती है। क्योंकि देखिए गांव है ना, शहर में कोई किसी से मतलब नहीं रखता है, लेकिन गांव रिश्ते नाता से बधा होता है कि नहीं? भले हमसे आपका झगड़ा हो, टोला में सबसे झगड़ा होगा, लेकिन आपके घर में कोई लड़कियां शादीशुदा आएगी तो बगल वाला लोग सब उसको देखते हैं। आपकी जो बुआ होगी, दीदी होगी, प्रणाम चाची, प्रणाम मामा, ऐसे करके, है कि ना? अब आया अब बैठा, भले आपसे झगड़ा है लेकिन वो उसको बुलाएगी बैठाएगी, है कि नहीं? बताब कि केना केना ठीक ठाक है ना, हाल चाल है बउआर के की हाल चाल है, मेहमान कैसे रहथुन ना होता है? ऐसे होता है कि नहीं होता है? जैसे देखिए हमारे यहाँ एक बच्चे पढ़ रहे थे, उसका नाम था कविता। एगो भोज के प्रक्रम में हम लोग जगह गए तो कविता मिल गई। हम लोग हमारे यहाँ ऊपर ही हुई थी, किस्सा कहानी होने लगा अपना अपना, तो कई तरह की किस्सा बतियाई, हम भी उससे पूछे, ठीक है ना? तो तरह तरह की बातें नहीं होता है। पूरा गांव जो है ना एक रिश्ता नाता होता है, पूरा गांव भाई भौजाई होता है, भाई भौजाई होता है, नहीं पूरा गांव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई अपना बच्चा अपना गांव का ससुराल मान लीजिए चली गई हाजीपुर, शादी हो गया, क्या इस गांव का कोई आदमी वहां पहुंचेगा, उसको मालूम होगा कि हमारा बगल में जो है मुकेश जी की एगो बच्चिया रहती है यहाँ बगल में, तो हम लोग जाएंगे वहां, है कि नहीं? तो ये क्या कहेगी कि हमारा घर से आए हैं, ये भैया हैं, ये चच्चा लगते हैं, ये भतीजा लगता है, नहीं लगता है? चाय नाश्ता पानी होगा कि नहीं होगा? ये क्या है? एक रिश्ता नाता। भले वो बिरादरी दूसरा है लेकिन रिश्ता नाता, पूरा गांव रिश्ता नाता से बधा होता है। ठीक है, तो अब बहुत दिनों बाद आई है तो इसको पूरा गांव की याद। और जब दरवाजे पर पहुंचती है तो देखती है
कि ट्रैक्टर लगा हुआ है, बगल में वो थ्रेसर रखल है, बिजली का खंभा भी आ गया है, तार आयल है। घर में जब जाते हैं तो देखते फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टेप रिकॉर्डर है, VCD सब कुछ है। यानी पूरा गांव जो है ना, पहले वाला गांव अब नहीं रहा, बिल्कुल बदल चुका है। पहले गांव में ये सब नहीं होता था, लेकिन अभी गांव में सब कुछ है। इसका मतलब कि पहले वाला सब कुछ क्या हो गया है, बदल गया है। वहां पर बैठती है, सारा कहानी होता है। दोनों भतीजे हैं, भाई है, भौजाई है, बैठ के और लीलावती को कहती है कि देखो, तुम्हारी जो 5 एकड़ जमीन है वह समझो गिद्ध के मांस के लुथरे के समान हो गया है। उसी के कारण ये झगड़ा चल रहा है। खवास टोली वाला कहता है कि जमीन पर हमारा कब्जा है, हमारा जमीन है, उसको हम दिए थे बटाई के तौर पर, लेकिन वो अपना कब्जा उस पर हासिल कर रहा है। अब बबुआइन टोली वाला यानी हम कहते हैं कि हमारा है। इसी के कारण दोनों के बीच में क्या हो रहा है, संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही है। ठीक है। और ये जो कलेसरा है वह एक खूनी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो लड़ाई करता है। मामला यहीं तक नहीं रहा। एक बार जानती हो, कलेसरा जो है बाबूजी पर तो फरसा चला दिया था, लेकिन इसके पिताजी यानी सोनेलाल जी वो बीच में आ गए, अपने हाथ बढ़ा दिए, कलाई कट गई उसकी, कलाई कट के नीचे गिर गई फरसा से। तो बाबूजी बच गए। बाबूजी जल्दी से गाड़ी पर बिठाए, हॉस्पिटल ले गए उसको। किसको, सोनेलाल को। वहां पर सोनेलाल कहता है, क्योंकि देखिए जब भी दंगा इस तरह का होगा तो पूछता है पुलिस हॉस्पिटल में कि कैसे हुआ, कि पुलिसी मामला तो ना है, लेकिन वो कहते हैं कि ना, चारा कल में हमारा हाथ घुस गया जिसके कारण कट गया है, माने केस को खत्म करने के लिए। समझे। अब इधर ये पार्टी इधर चल रही है, ये मामला जो जमीनी है वो हाई कोर्ट तक चला गया। उनका भतीजा कहता है कि दीदी हम लोगों के सामने टिकने वाला है, हम लोग हाई कोर्ट में जीत कर लिए हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में क्या हो गया, संघर्ष चल रहा है। अब बबुआइन टोले वाले खवास टोली नहीं जाते, खवास टोली वाले, लेकिन अब क्या होता है, थोड़ा सा वो घर से निकलती है, सारी बात सुनने के बाद बगल में एक तालाब है, कमल तालाब। कमल तालाब के पास हो जाती है तो देखती है वहां पर बहुत सारा जंगल झाड़ झरमुट उगल है। और पहले वो कहती थी कि यहाँ पर तो कितना बगीचा था, साफ सफाई थी, अब कितना गंदला हो चुका है। अपने घर के पीछे देखती है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा याद आती है तो सहेलिया माई। अच्छा क्यों याद आती होगी, क्योंकि सहेलिया माई ही तो थी जिसके कारण आज ये बुच्ची दाई जिंदा है। नहीं, जब कोई इसको बुच्ची दाई कहता है ना, इसका ना एकदम हृदय मतलब उमंग होता है, लगता है कि कोई अपनापन भाव प्रकट हो रहा है। ऐसा बचपन का ना नैयर की बात जब सुनते तो उसको अच्छा लगता है। तो वो सोच रहे कि सहेलिया माई के पास जाएंगे। हम्म। और थोड़ी थोड़ी ना जब तालाब के पास गई है ना, तो उसको लगता है कि उधर खवास टोली में कहीं शादी वादी हो रही है, कहीं कहीं गीत गुनगुना रहा है लोग, गाना चल रहा है बाजा में। ये इसको याद आता है कि खवास टोली का पहला घर तो सहेलिया माई का ही घर है, शायद उधरे कहीं शादी वादी तो नहीं है, ये सोच रही है। लेकिन इसको तो ये भी डर लगता है कि भैया जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। वो आती है वापस और नरेश से कहती है कि नरेश भतीजा एक काम करेगा। तो नरेश कहता है तो बोल दीदी क्या कहना है, बोल। तो देख पहले किसी को कहेगा नहीं ना, तो नहीं नहीं कहेंगे, बोलो। देखो हमको ना तुम थोड़ा सा तालाब पार करा दो उधर, हम वहां से सहेलिया माई के यहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन घर में कोई पूछेगा ना तो कह देना कि पाठक जी के यहाँ गई है, शाम होने वाला है, लुक झुक अंधेरा, ठीक है ना। तो नरेश कहता है ठीक है। बस वो क्या करती है, नैयर से आती है तने, आप लोग भी आइएगा तो साड़ी उड़ी लेके आइएगा, एगो मम्मी लगी
एगो भौजी खातिर, एगो दादी खातिर, है कि नहीं? वो तो सहेलिया माई उसकी क्या है, मम्मी है ना। तो वहां से 2 साड़ी लाई है, कहाँ से, मुंबई से। उस साड़ी को तरह कांख में दबा लेती है, समझे बात को, और चुपचाप निकल जाती है। तालाब पार करती है तो वो जो चलाता है नरेश, आई धीरे धीरे पहुंच जाती कहाँ, सहेलिया माई। तो घर तो देखल था, ये था। वहां जब जाती है चुपके दुबके से उसके घर में घुसती है। घर वैसे पुरनका वाला तरीके का घर है। और सहेलिया माया बूढ़ी हो चुकी है कि नहीं? बूढ़ी हो चुकी है, एकदम आंख से अच्छा से दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन ये पहचान जाती है, कौन, बुच्ची दाई, कि यही सहेलिया माए। जाकर के प्रणाम करती है। अब प्रणाम करती है तो पूछती है कि हमको पहचाने? नहीं पहचान लिया दाई, के छो? बुच्ची दाई, लीलावती। अब देखिए, अब तो वो रोना शुरू कर देती है। कौन, सहेलिया माए। उधर बात सोनेलाल को मालूम होता है कि बुच्ची दाई आई है। सोनेलाल आता है, वो भी रोना शुरू कर देता है। बात मालूम होता है कलेसर को कि बुच्ची दाई आई है, यानी सहेलिया माई आई, लीलावती आई है, कि वो भी जाता है, पौआ में गिर जाता है, खूब रोने लगता है। वो पीठ सहलाती है, उठाती है। और ये खबर पूरे मोहल्ले में, खवास टोली में आग की लपट की तरफ फैल गई तुरंत। लीलावती आई, लीलावती आई, बुच्ची दाई, बुच्ची दाई। पूरा टोला उमर पड़ा देखने के लिए, क्योंकि इधर का बबुआइन टोली का तो कोई जाता नहीं था उधर, पहली बार वो आई है। इसीलिए एकदम पूरा लोगों में एकदम देखने के लिए सब लोग आता है। अब पूरा घर ना, विवाह का माहौल, गाना बज रहा है वहां पर, है कि नहीं? बिया मोरे आनहर करूं केकरा पर सिंगार, चल रहा है गाना, समझ रहा है ना? हाँ, पुराना पुराना गीत नहीं होता है। एगो एगो गाना था पहले, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अय्या पिया, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? ये सब गाना बज रहा है। टोन में इधर जो है, ये पूरा आंगन गंगा यमुना की धारा बह रही है, मैंने रो रहा है सब। उधर कलेसर रो रहा है, उधर सोने लाल, उधर सहेलिया माए, इधर बुच्चियो दाई, ये भी रो रही है। पूरा टोला पड़ोस के सब लोग एकदम आंख से आंसू डब डब गिर रहे हैं पूरा दृश्य देख करके। फिर सब लोगों का आश्चर्य होता है। शादी का माहौल है, बाराती आने वाली है, कलेसर की बेटी की शादी है कि नहीं? कलेसर की बेटी की शादी है, तो बारात तो ही भी करेगी। और रात में तो समझिए रहे गाना वाना होता ही है। ये जो बुच्ची दा है ना, वहां से आई नहीं रात भर, वही रात भर सारी औरतों के बीच में रह करके खूब गाना बजाना हुआ। सारी बात रात में वहां भी सुनी। अब सुबह बारात विदा हो जाता है। विदा होने के बाद अब बुच्ची राय वहां से, भाई आप हमारे यहाँ आए हैं तो हम तो साड़ी पहनाएंगे आपको कि नहीं? औरत में यही होता है, हम लोग जाएंगे तो हमको कोई फुल पैंट ना देता है, ना कमीज देता है, चाहे कोनो रिश्ते में जाए। औरत कोनो में जाए, नया रिश्ता में जाए चाहे पुराने में जाए, ई जाएगी तो एगो साड़ी लेके जाएगी, आएगी तो पहन के आएगी। औरत सबको बहुत फायदा है कि नहीं? एगो तो साड़ी उसल लेवे करती है, क्या जी? मुखिया जी की मम्मी नैरा जाएगी, 3 गो भाई है उनको, 2 गो है, 2 गो है, तो 2 घंटा होने बैठेगी, 2 घंटा होने, दोनों से एगो एगो साड़ी उसल लेगी। है कि नहीं? तो इस तरह से जो है औरत में होता है। तो वो वहां से एकदम लाल जोरा साड़ी पहन ली है। अब पाँव जो है औरत करके देखिएगा, पैर रंग लेती है लाल लाल, घुंघरू वाला पायल पहन ले। अब उनको विदा करने के लिए, देखिए किसको, बुच्ची दाई को विदा करने के लिए वो खवास टोली के सारे औरतें बच्चे बूढ़े सब आ रहे हैं। इधर तब तक मालूम हो गया किसको, बबुआइन टोली को, कि बुच्ची दाई कहाँ गई है, खवास टोली चल गई है। पाठक जी के यहाँ जाती तो रतिया में तो ये करती ना, ना तो इधर के लोग तो उधर गया नहीं है। अब वहां पर ये जो तालाब के पास खड़े हैं इधर से, और उधर से वो लोग आ रहे हैं, वो लोग उधर खड़ा हो जाते हैं तालाब के ऊपर। केवल बुच्ची दाई इधर आती है। देखते हैं कि भैया भाभी भतीजा सब खड़ा है, सब तरीके से खड़ा है। कोई मतलब किसी को कुछ बोल नहीं रहा, सब एक दूसरे का मुंह देख रहा है, भाई क्या हुआ? लेकिन कोई कुछ पूछता भी नहीं है। किसे, लीलावती से, तुम क्यों गई? जब कहे थे नहीं जाना है तो क्यों गई? नहीं, इस तरह की कोई बातें वहां पर नहीं। घर आती,
घर पर बैठते हैं सब लोग, खाना पाना होता है। इसके बाद संदूक खोलते हैं, संदूक खोल के जो 5 एकड़ जमीन थी, दान वाली जमीन, उसका कागज निकाल के और लीलावती को देते हैं और कहते हैं कि लीलावती, इस बार तुम अपनी जमीन का ना एकदम फैसला नौछो कर ही दो। नौछा का मतलब फैसला, ये मुहावरा हुआ, फैसला कर ही दो। तो वो कहती है, सारा बात तो सुन ली, भाई के यहाँ की कहानी सुन ली, उधर उसकी बात सुन ली, तब कहती कि भैया एक बात बताइए, हम जो फैसला करेंगे आपको मंजूर होगा ना? तो भैया कहते हैं तो क्या क्या दिक्कत है, तुम जो फैसला करोगी, तुम्हारी जमीन, तुम जो फैसला करोगे, हमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहते हैं कि ईश्वर की दया से हमारे पास कुछ कमी नहीं है। मैंने यहाँ जो जमीन जायदाद तो आपका हुबे किया, 5 एकड़ जो जमीन थी हमारी दान में, वो तो हमारे यहाँ हुआ, बाकी जो जमीन बच गया था वो आप लोगों का हुआ, नहीं समझे? और वहां जो था मुंबई में, हंसता खेलता परिवार है मेरा, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि ये जो 5 एकड़ दान की जो जमीन है वो दाने में दे दे। लीलावती की बात जब ये सुनी गई, सब स्तब्ध हो गए, एकदम चुप हो गए, समझिए एकदम काठ की मूर्ति की तरह चुपचाप सब। अब क्या होता है समझिए, लीलावती कहती है कि मैंने ये फैसला किया है कि 5 एकड़ जमीन सहेलिया माई, सहेलिया माई के नाम कर, क्योंकि दान उन्हीं को मिला था। दान किसको मिला था? वो जिलाई थी, इसीलिए मैं उनके नाम करना चाहती हूँ। लेकिन आपको कल फारबिसगंज शिनाख्त के लिए चलना होगा, यानी गवाह गवाह बने खातिर आपको भी चलना होगा, और भतीजों को नरेश और सुरेश को भी चलना होगा। सब तैयार हो जाते हैं कल। और वो कहती भी है कि हम बोल दिए हैं, कलेसर को भी बोल दिए हैं और सोनेलाल को भी बोल दिए हैं कि ये लोग भी कल कहाँ मिलेंगे? कोर्ट पर फारबिसगंज रजिस्ट्री ऑफिस में मिलेंगे। वो बोल के आई थी कि जमीन किसको मिलने वाला है? आप ही को मिलेगा ना, तो आप लोग वहां चलिएगा। और इधर से ये लोग भी जीप में बैठते हैं, भैया के जेबी में पिस्तौल की जगह क्या है? जमीन का कागज है। लीलावती बैठती है और सब लोग कहाँ चले गए? फारबिसगंज। ठीक है, अब देखिए कहानी पढ़ने के बाद आपको क्या लगा कि जो मामला जो है, ये झंझट मेन है जमीन का नहीं, लेकिन एक ही जमीन पर आपके दादा परदादा दान में दे देते हैं या किसी तरह से, और आज आप उस पर दावा करते हैं कि हमारी जमीन है, और इसी को लेकर के दोनों के बीच में क्या बनता है? नहीं बनता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कहानी सुनी होगी, आनंद जरूर आया होगा। चलते हैं अब ऑब्जेक्टिव की तरफ। चलिए, रेडी? अरे ये तो दूसरा आ गया ऑब्जेक्टिव रे। शिक्षा में हेर फेर पाठक के लेखक कौन है? अरे ये गलती हो गया, मिस पॉइंट है, इसमें पीडीएफ दूसरा आ गया है। ठीक है, चलिए तो सॉरी, आज तो ऑब्जेक्टिव हो नहीं पाया, कल हम इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत।